हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं इकोनॉमी के टेस्ट सीरीज़ की एक नया चैप्टर, जिसमें कि हम करेंगे 50 क्वेश्चन, 50 अनदर क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि हम 150 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और आज हमारे 200 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। हमारे 3 लेक्चर पहले बन चुके हैं 50 क्वेश्चन के। अगर किसी ने जाके नहीं देखे तो जाके पहले उनको देखिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये 151 क्वेश्चन होने वाला है। और इससे पहले, इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले, हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है। वो क्यों बनाई हुई है? ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 23 से 29 तक क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो हम कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या हम उसके आसपास के क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है। तो इन सबको आप जज तभी कर पाओगे जब आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एनालिसिस होगी, तो जो कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में डाल रखी है। गो एंड सी, पहले उनको देखो, नहीं तो आई बटन पे हम इसको स्टिक कर देंगे, आप वहाँ से लिंक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हैं कि इस सीरीज़ का 151वां क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020? किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है ये वाला इंडेक्स? ये किसने रिलीज़ किया है, ये वाली रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? तो ये रिपोर्ट्स के क्वेश्चन कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन तो पहले आ चुके हैं, ठीक है। और अभी भी इस सीरीज़ में भी, इन 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में भी कम से कम 5 से 7 इंडेक्स वाले या फिर रिपोर्ट्स वाले क्वेश्चन है। कम से कम उन जो करवा रहे हैं, कम से कम उनको रट लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट किसने निकाली है। तो सबसे पहले बता दें कि जो ये रिपोर्ट है ये निकाली है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट निकाली है, किसने निकाली है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है। क्या कोई ILO कोई और रिपोर्ट भी निकालता है? यस, 2 रिपोर्ट और निकालता है ILO, और भी बहुत सारी निकालता है, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, दी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट्स हैं जो कि कौन निकालता है? ILO निकालता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, पहले भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इनकी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप जाइए प्लीज़, उनको जाके सर्च कीजिए और देखिए कि कहाँ हो चुकी हैं। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल नॉट लेड टू एन इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व ऑफ ए कंट्री? फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं? फॉरेन जो हमारे पास एक्सचेंज के रिजर्व होते हैं, कौन सी चीज़ नहीं बढ़ाएगी, किससे हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी? आमदनी मान लो, फॉरेक्स रिजर्व मतलब आमदनी, ठीक है। किससे हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, क्या जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा? बिल्कुल। अगर हमारे फॉरेक्स एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट, इंक्रीज इन टोटल वर्ल्ड ट्रेड। देखो, हमें किसका निकालना है? एक कंट्री का निकालना है, और क्या बताना है किस में नहीं बढ़ेगा। तो इसमें देखो, इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, टोटल वर्ल्ड ट्रेड। अगर वर्ल्ड में ट्रेड बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उस कंट्री का भी ट्रेड बढ़ ही रहा है, ये तो कंफर्म नहीं है। और आगे वाले देख लेते हैं। इंक्रीज इन इनबाउंड इंटरनेशनल टूरिज्म, अगर किसी कंट्री में उसका अंदर टूरिज्म आ रहा है, लोग टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, तो यस उसकी आमदनी हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं। डी है इंक्रीज इन FDI। क्या इंक्रीज इन FDI? अगर FDI आ रहा है तब भी तो इंडिया के किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी कि ये जो है ये नहीं होगा, इससे फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ेगा। अगर टोटल वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा है तो उसमें फॉरेक्स रिजर्व बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर हमारी कंट्रीज के एक्सपोर्ट अच्छे हैं, अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यस हमारी कंट्री का ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे, तो वही चीज़ है। तो 52nd का आंसर हो जाता है सेकेंड। अब आ जाते हैं 53rd पे। वैल्यू ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम विच बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड्स। ओके, देखो सबसे पहले पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस पर्सनल नॉन टैक्स पेमेंट्स, ठीक है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, पर्सनल इनकम में से जब हम पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि वैल्यू ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम से तो हमेशा कम ही होगी, पर्सनल इनकम में से हमेशा कुछ ना कुछ माइनस होगा, तभी ये आएगी, और मैक्सिमम ये इसके इक्वल भी हो सकती है। तो इसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो हो जाती है रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाती है वो जाती है रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम विच बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड्स। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो एग्रीगेट इनकम का पार्ट है जो कि हाउस होल्ड की होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है ना कि
ये हाउस होल्ड की कोई भी इनकम है, जो पर्सनल इनकम होगी या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी वो किसी एग्रीगेट हाउस होल्ड की इनकम से ही तो निकलेगी, उसी का तो पार्ट होगी। सही बात है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का नहीं पता हो तो एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कि आप कितना पैसा आपके पास खर्च करने के लिए बचा हुआ है, मतलब वही समझ लो, ठीक है। पर्सनल इनकम होती है कि आपने कुछ पार्ट सेव कर लिया है, कुछ टैक्स में चला गया है, कुछ नॉन टैक्स में चला गया है, ठीक है। तो ये आपके पास खर्च करने के लिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये इस ऐसे ही एक कंट्री की भी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, जैसे कि कोई नेशन उसको खर्च कर सकता है, ठीक है। तो वही होती है। तो 53rd का सेकंड आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब आ जाते हैं 54th पे। ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, ठीक है। जब साइंस एंड टेक कराएंगे तब इसकी जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझाएंगे। अभी देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रिकॉर्डिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी electromagnetic radiation with the nuclei of molecules placed in strong magnetic field. It can be used to determine the purity of samples of milk. देखो ये एक फिनोमिना है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये है उसकी डेफिनेशन। ये किसकी स्टडी है? मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, जिसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? इंटरेक्शन किस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी EM रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सेकंड, ये जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके इंटरेक्शन को चेक करती है, तो इससे प्योरिटी का भी पता चल जाता है कि मिल्क में कितना पानी है, कितना दूध है, ठीक है। तो ये चीज़ इससे पता चल जाती है। तो 54 का आंसर हो जाता है सी, 54 का आंसर हो जाता है सी। अब आ जाते हैं 55 क्वेश्चन पे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, private final consumption expenditure is used in calculation of GDP of India through the expenditure approach. Okay, personal final consumption expenditure includes the final consumption. किसका consumption? personal, इसमें किसका consumption होता है? जो ये होता है ना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब भी हम जीडीपी को जब हम एक्सपेंडिचर अप्रोच से निकालते हैं ना, एक्सपेंडिचर अप्रोच से निकालते हैं ना, तो उसका जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है ना वो यही होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और इसमें जो होता है ना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड्स कितना खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, या तो हाउस होल्ड्स या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो कि हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या आ सकते हैं? जैसे कि टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वाराज हो गए, ये जो है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हाउस होल्ड्स को ही सर्व करते हैं। तो ये आते हैं इसमें, ठीक है, ये आते हैं इसमें। इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 56 में। In the recent COVID crisis, various steps have been taken to revive the economy. Which of the following step could lead to an increase in the burden on the state exchequer in the form of fiscal deficit? अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, वेरियस स्टेप्स इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लिए गए हैं। कौन से स्टेप फिस्कल डेफिसिट के बर्डन को इंक्रीज कर देंगे फिस्कल डेफिसिट के बर्डन को स्टेट के, ठीक है। कौन से कंट्री के फिस्कल डेफिसिट को, मतलब हमें घाटा होना चाहिए। अब एक चीज़ देखना, हमें घाटा होना चाहिए, ठीक है। हम देखेंगे कि कंट्री में घाटा किस किस चीज़ में हो रहा है। लोन मोरेटोरियम मतलब लोन का जो पेमेंट है उसको डेफर कर देना या 6 महीने तक बढ़ा देना, या फिर उसके उस 6 महीने में इंटरेस्ट को कम कर देना, या फिर इंटरेस्ट को माफ़ी कर देना, वेव ऑफ कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो क्या लोन मोरेटोरियम से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगा गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब हम सेकंड में आ जाते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट टू पुअर पीपल। अगर डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है वो पुअर पीपल के अकाउंट में पैसे डाल रही है तो वो उससे अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही है ना, क्योंकि उससे तो आगे आने वाले फ्यूचर में उससे कोई हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला, ठीक है, उससे तो हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो इसका आंसर, इसका सेकंड का वो क्या हो जाता है? ये भी सही हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन रिसर्च। अभी जो है कोविड क्राइसिस में जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है वैक्सीन रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो अभी के लिए तो वो खर्चा है ना, क्योंकि वो रिसर्च अभी फेल भी हो सकती है, पास भी हो सकती है। अभी नहीं पता हमें क्या होगा उस रिसर्च का, क्या होगा, वो फेल होगी क्या होगी, लेकिन अभी के लिए तो फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि कोविड में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से हमारे कंट्री के फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएंगे, तो तीनों ही चीज़ें हैं जो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएंगी। तो आंसर हो जाता है डी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, ठीक है, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GVA ग्रोस वैल्यू एडिड एंड GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देख लेते हैं, क्योंकि वाइल GVA डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड्स, GDP डिपिक्ट्स द डिमांड परस्पेक्टिव। सेकंड देख लेते हैं, GVA इज ए बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी देन GDP एज इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले है कि वाइल GVA डिपिक्ट्स द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड्स, GDP डिपिक्ट्स द डिमांड साइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो GVA है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताती है कि कितनी वैल्यू एडिशन प्रोड्यूसर साइड से हो रही है, वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है किसी भी सामान में, ठीक है। और GDP क्या होती है? वो डिमांड पर्सपेक्टिव को बताती है, कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है, कितने लोग डिमांड करे सामान के, और कितना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट आती है, ग्रोस वैल्यू एडिशन इज बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी देन GDP एज इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है,
ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, इसका आंसर हो जाता है सी। अगर आपने जीडीपी जीवीए ये जो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो हम जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ओके, आरबीआई के बता रही हूँ। इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, क्या ये करता है? सेकंड, इट इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। थर्ड है, इट परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। फोर्थ है, इट मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सी है। सबसे पहले आता है कि इट फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, क्या ये काम करता है? बिल्कुल, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट का जो फैसिलिटेट करता है आरबीआई ही करता है हमारा, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन कंट्री, यस, ये भी उसी को मैनेज करता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करता है। फोर्थ है, इट मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक्स, यस, ये भी है, सारे अकाउंट्स को ही मैनेज करता है, उनका सीआरआर, एसएलआर कितना रखना है, बेसल नॉर्म्स क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, बफर कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आरबीआई मैनेज करता है हर बैंक की। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 4। ये सारी चीज़ें कौन करता है? आरबीआई ही करता है, जिस इसीलिए आरबीआई के मेन फंक्शन में आते हैं मॉनिटरी ऑथोरिटी, ठीक है, और आता है रेगुलेटर है ये फाइनेंशियल सिस्टम का, सुपरवाइजर है ये फाइनेंशियल सिस्टम का, उसके बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ये मैनेजर भी है। आपने सुना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1990 है उसको भी जो मैनेज करता है वो आरबीआई ही है। उसके बाद करेंसी को इशू यही करता है। उसके बाद कुछ ना कुछ इसके डेवलपमेंटल रोल्स भी हैं टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम भी यही है, और भी बहुत सारे फंक्शन है, और ये बैंकर टू बैंक्स भी है, ठीक है, ये हो गया ना बैंकर टू बैंक्स, ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, ठीक है। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शन हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। With reference to consumer price index, which of the following items have been given the highest weightage? अगर आपको पता हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस में सबसे ज़्यादा वेटेज है, किसकी सबसे कम वेटेज है, तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए। सीपीआई में जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है वो किसको दी गई है? फूड एंड बिवरेजेस को। सबसे ज़्यादा किसको दी गई है? फूड एंड बिवरेजेस को। जो सेकंड है वो इसी में हाउसिंग है, ठीक है। अगर इसी में देखा जाएगा तो थर्ड पे आ जाता है फ्यूल, और फोर्थ पे आ जाता है ये क्लोथिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। इसके अगर इसी में देखा जाए तो यही आ जाएगा सीपीआई में जो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट वेटेज। इनमें क्या है? इनमें मैंने बताया कि फूड हो गया, हाउसिंग हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन में, या पता नहीं फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया हुआ, तो आप जाके प्लीज़ उसको देखिए, उसमें हर एक कंसेप्ट इसके बारे में बताया हुआ है। इसका क्या बेस ईयर है, कौन इसको निकालता है, इसका बेस ईयर क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, हर चीज़ इसके बारे में बताई हुई है, कौन सी हाईएस्ट टू लोएस्ट वेटेज है, एवरीथिंग अबाउट सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज विटनेसिंग इन्फ्लेशन प्रेशर? इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है, तो इसको अगर कंट्रोल करना तो देखो सबसे पहले एक चीज़ देखना कि मनी की जो सप्लाई ना वो बढ़ी हुई है, और उस मनी की सप्लाई को हमें कम करना है, ठीक है, उस मनी की सप्लाई को हमें कम करना है। हम कैसे कम कर पाएंगे उस मनी की सप्लाई को? देखते हैं जिसमें भी कम होगी इसका मतलब वही स्टेटमेंट हमारी सही होगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कैन बी डिक्रीज्ड। देखो, अगर बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, अगर बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे तो जो लोग हैं उनको लोन है वो चीप मिलेंगे। अगर उनको लोन चीप मिलेंगे तो वो मोर लोन्स लेंगे। अगर वो मोर लोन्स देंगे तो उनके पास मोर मनी सर्कुलेशन होगा। अगर उनके पास मोर मनी सर्कुलेशन होगा तो और ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे। हमें क्या करने हैं? पैसे तो घटाने हैं ना, तो ये घट तो नहीं रहे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो पैसे घट ही नहीं रहे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड, द डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इंक्रीज। अगर हम डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, देखो अगर हमने जिसकी मान लो किसी की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, किसी की इनकम बढ़ रही है, तो अगर हमने उस पर टैक्स बढ़ा दिया तो उसकी क्या हो जाएगी? इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम हो, कौन सी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो उसकी कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? डिमांड कम करेगा। अगर वो डिमांड कम करेगा तो वही है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देखो सेकंड तो बिल्कुल सही है, दोनों में ही सही है। थर्ड है, द पब्लिक स्पेंडिंग कैन बी रिड्यूस। अगर गवर्नमेंट, पब्लिक स्पेंडिंग कौन करता है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग नहीं करेगी तो जो हमारी इकोनॉमी में मनी नहीं आ पाएगी। अगर मनी नहीं आएगी तो जॉब्स नहीं ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम रेट से बढ़ने लग जाएगी, और जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही कम ही तो हमें करना है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। 2 और 3 बोथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बिल्कुल हमें ना कंसेप्चुअली जाना है इस क्वेश्चन में कि हमें क्या कम करना है, बस उसको ध्यान से एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। विद रेफरेंस टू CRR इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CRR के बारे में हमें बतानी है। कैश रिजर्व रेशियो का तो सबको पता होगा। कैश रिजर्व रेशियो बैंक को कुछ अमाउंट, अभी जो है 4%, बैंक को कुछ अमाउंट जो है वो RBI के पास रखना पड़ता है एज ए बफर। ठीक है, RBI के पास रखना पड़ता है एज ए बफर। अगर कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं या फिर कुछ NPA बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो अगर बैंक के पास कुछ नहीं है तो CRR होगा, जो उससे कुछ ना कुछ डिपॉजिटर्स का कुछ अमाउंट जो कि बैंक दे पाए। ठीक है, तो ये जो है RBI अपने पास रखता है। 4% वाला जो है ना, ये RBI ये जो अमाउंट है ये अपने पास रखता है। तो हम देख लेते हैं। दिस वेरीज एज पर एन इंडिविजुअल बैंक फाइनेंशियल सिचुएशन एंड साइज। ये जो है ये बदलता रहता है बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल गलत, RBI ने 4% डिसाइड कर रखा है। वेदर बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो, उसका साइज कैसा भी हो, लेकिन आपको 4% CRR तो RBI के पास डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। सेकंड है, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस CRR। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सब करते हैं। ठीक है, थर्ड है, बैंक आर पेड एंड टाइमली इंटरेस्ट बाय RBI इफ दे आर सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग दिस CRR। बैंक्स को CRR के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है, ये बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बैंक्स को CRR के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर हम बोले SLR, यस, ये SLR में इंटरेस्ट मिलता है लेकिन CRR में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CRR में इंटरेस्ट नहीं मिलता, SLR में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी सी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी सी। अब आ जाते हैं 62 का। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। देखो मैंने उस दिन भी बताया था, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। ऐसा मतलब पैसे ही मान लो, पैसे या कुछ भी सामान जो हमें फ्री में मिलता है, और वापस नहीं करना होता, उसके बदले में हमें कुछ नहीं करना होता, वापस नहीं करना होता है, फिर उसके बदले में हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अब पहले देख लेते हैं, द पेमेंट ऑफ मनरेगा वेजेस टू ए बेनिफिशियरी। देखो, मनरेगा वेजेस किसी को हम दे रहे हैं, तो पहले वो हमारा काम कर रहा है ना, तभी ना हम उसको वेजेस दे रहे हैं। तो अगर हम मनरेगा वेजेस किसी बेनिफिशियरी को दे रहे हैं, तो क्या वो फ्री के पैसे हैं? फ्री के नहीं है, वो उसके काम के पैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फिर भी हम सेकंड देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ ए सब्सिडी टू ए फार्मर अंडर PM किसान। अगर हम PM किसान के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी उसको फ्री में दे रहे हैं, उसको कुछ नहीं करना, फ्री का ही तो पैसा है ना, उसको कुछ नहीं करना उसके बदले में। ठीक है, और वो उसको वापस भी नहीं देने। ठीक है, फ्री में उसको मिल जाएंगे हमेशा के लिए, उसी के हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही है। पेमेंट ऑफ पेंशन, यस, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलती है वो भी बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो वही चीज़ है। आ गया ये कंसेप्ट समझ में। ट्रांसफर पेमेंट का क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है, और मैं 5 से 6 बार बता चुकी हूँ। अब तो आपको रटा जाना चाहिए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। Which of the following statement best describe the term labor force participation rate in India? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या फिर काम के तलाश कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन में से, मतलब जो भी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग काम की तलाश कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पहले देख लेते हैं, इट इज परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं। ठीक है, सेकंड है, इट इज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। ये थोड़ा सा हो सकता है। इट इज परसेंटेज ऑफ लेबर फॉर वर्किंग और सीकिंग फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये है लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट। ये है लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट। कुछ तो इसमें बिल्कुल इतने अच्छे से स्टेटमेंट्स दी गई है ना कि आप उनको रट ही लो। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64। इट इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच देयर इज ए ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या है? ड्रॉप इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। सबसे पहले प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, नीचे हो रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अलोंग विद हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं। एंड इन्वेस्टर प्रेफर्स टू बाय बॉन्ड्स ओवर इक्विटी। जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड्स को खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू डील विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हमें ठीक करना है, द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है। विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबो। देखो क्या हो जाता है जब जो गवर्नमेंट है वो ये सब किस चीज़ के, मतलब प्राइसेस ड्रॉप किस में होते हैं? डिफ्लेशन में प्राइस हो जाती है, ये होता है डिक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिक्रीज्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट कम हो गया है। डिफ्लेशन, यही जो मंदी आई हुई है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट इकोनॉमी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन तो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी में चेंजेस हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। इसका आंसर हो जाता है बी। डिफ्लेशन का ये है जिसमें हम ये सब का होता है, ये जो चीज़ होती है ये डिफ्लेशन में होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में। ठीक है, देखो जो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ना, ये आई थी 2004 में।
ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन किसके बीच में आई थी, किसने साइन की थी, ये जो थी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका प्राइमरी टारगेट क्या था, जो भी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन है, जो भी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन है आरबीआई के, उनको एड करना, दोनों उसको एड करेंगे। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, लिक्विडिटी को कम करना फ्रॉम इकोनॉमी, लिक्विडिटी को कम करना इन इकोनॉमी, ठीक है। ये आया था, ये एमओयू साइन हुआ था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का 2004 में बिटवीन द आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि किसके लिए आया था ये। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, the securities issued under MSS are issued by the way of auctions conducted by the government of India, conducted by the government of India। तो याद रखना सिक्योरिटी इश्यूज होती हैं ऑक्शंस के द्वारा ही एमएसएस में, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती, वो करता है आरबीआई, वो करता है आरबीआई। जो ये जो इशू करता है ना, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जो ये सिक्योरिटीज इशू करता है, ये करता है आरबीआई, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हो जाएगी इसका आंसर, मतलब आंसर तो हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब और भी स्टेटमेंट है वो सारी सही हैं, मतलब इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि टूल लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म दिस सेम टास्क एज एमएसएम, ये बिल्कुल सही बात है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में वही होता है, जैसे कि ओएमओ से हम बहुत सारी सिक्योरिटीज सेल करते हैं और मनी को मार्केट से निकाल लेते हैं, आरबीआई निकालता है, ठीक है। और सी में क्या होता है, द अमाउंट रेज्ड अंडर एमएसएस आर यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बाई बैक ऑफ ट्रेजरी बिल्स इशूड अंडर द स्कीम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, केवल हम उसी के लिए उसको यूज कर सकते हैं एमएसएस के अमाउंट को। फोर्थ है, इट यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, ये भी बिल्कुल सही है। लिक्विडिटी ये भी बताया कि किसके लिए था ये वाला रहा, ठीक है, इकोनॉमी से लिक्विडेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ये, और ये सारी स्टेटमेंट मतलब वैसे गलत हो जाती, वैसे ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये सही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। इसका जो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रोस वैल्यू एडिशन में कौन सा ज़्यादा करता है, ग्रोस वैल्यू एडिशन कौन सा कम करता है। तो देखो ये जो है ना बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन है, उसमें ये रैंकिंग आती है, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर हो जाता है वो है सी, उसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। जो सबसे ज़्यादा करती है फर्स्ट नंबर पे वो होती है प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, सेकंड पे है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पे है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और फोर्थ पे है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये ऐसे इनकी रैंकिंग है किसमें, ग्रोस वैल्यू एडिशन में। और ये 2018-19 के हर ईयर की डिफरेंट भी हो सकती है। तो आप अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है उसमें जाके देखो कि क्या क्या है ग्रोस वैल्यू एडिशन में, क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं, ठीक है। नहीं तो जब हम अभी इकोनॉमी का लेक्चर शुरू कराएंगे उसमें हम करवाई देंगे आपको। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, WTO नेगोशिएशंस ओवर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड वैक्सीन, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, किससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ याद रखना, आउटकम आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो ये है ये सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में है सॉरी, ठीक है, सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये जो टर्म है ये यूज़ होती है, ठीक है। याद रखना इतनी सारी टर्म, पिछला जो लेक्चर था इससे जो पीछे वाला लेक्चर था जहाँ में हमने 101 से 150 तक के क्वेश्चन कराए थे, थर्ड लेक्चर मैक्सिमम टर्म से भरा हुआ था और ये क्वेश्चन भी टर्म से भरा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाई, ये जो है ये सर्वे किसके द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सी है नीति आयोग, और डी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको लॉन्च करता है, ठीक है। किस पे बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे ये रिलीज होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हमने, नेशनल इनकम क्या है। तो याद रखना कि नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट का ही दूसरा नाम है नेशनल इनकम। ये चीज़ सेकंड और थर्ड टाइम आ चुकी है क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो आपको रटी जानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, अरेंज द फॉलोइंग हेड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज पर बजट 2020-2021। बजट इसके हिसाब से हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है उसका, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, कहाँ कहाँ पे सबसे कम खर्चा होता है, ठीक है। तो देखो हमारा जितना भी खर्चा होता है ना उसमें जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, देखो उसका जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो उसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, ठीक है। सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा किसका है, थर्ड का है, सबसे ज़्यादा है थर्ड का, देन है सेकंड का, देन है फोर्थ का, और देन है फर्स्ट का,
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आपको जो ट्रेंड्स हैं वही याद रखने हैं कि किस में कितना ज़्यादा जो हो रहा है। ठीक है, वो एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कर रही है, कहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जो एसेट्स क्रिएट नहीं करता और ना ही हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये बस अपने डेली के काम चलाने के, जैसे कि इंप्लॉइज़ की सैलरी देना, इंटरेस्ट पेमेंट देना, पास्ट डेप्ट को देना, पेंशन देना, सब्सिडीज देना, ये सारी चीज़ें में आते हैं। कैपिटल एसेट में आते हैं कि आप एसेट क्रिएट करते हो, एसेट क्रिएट करते हो और इससे जो हमारी लाइबिलिटी है वो भी कम करते हो। जैसे कि रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया, ये कैपिटल एसेट में आ गया, हमने लोन वापस कर दिया, हमारी लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमें बताना था कि किस किस चीज़ में ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ग्रोस वैल्यू एडेड इज करेक्ट। ग्रोस वैल्यू एडेड के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस तो आपको मतलब वही है, फॉर्मूले वाले हैं। ये लास्ट कौन सा था चैप्टर, आई डोंट रिमाइंड कि कौन सा लेक्चर था, उसी लेक्चर में ये इसके फॉर्मूले मैंने 3 एक साथ लिखवाए थे, तो उसमें ही है कि ग्रोस वैल्यू एडेड का इसमें फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस इक्वल टू जीवी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन इनकम। ये जो चीज़ें हैं आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, एक हो जाता है कि ये तो उसने सॉरी बेसिक प्राइसेस वाला बता दिया। एक होता है GVA एट बेसिक प्राइस, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये वो होती है GDP एट मार्केट प्राइस, वो होती है GDP एट मार्केट प्राइस। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये होती है GDP एट मार्केट प्राइस, ये भी होती है। ठीक है, ये हमने जो ये जो देखी है ये है GVA एट बेसिक प्राइस, GVA एट बेसिक प्राइस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई इंटरेस्ट रेट लेड्स टू लेसर डिमांड ऑफ मनी। सेकंड है इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले है हायर इंटरेस्ट रेट लेड टू लेसर डिमांड। देखो अगर बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देंगे तो लोग जो हैं, अगर बैंक हैं वो अगर इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर देंगे तो जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल हैं वो क्या कर देंगे, पैसा कम लेना शुरू कर देंगे। और पैसा कम लेना शुरू कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में, मतलब उनके पास मनी कम हो जाएगी तो डिमांड क्या करेंगे, मनी कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर हाई इंटरेस्ट होता है तो इकोनॉमी में डिमांड मनी की कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। 72 की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सी। सेकंड है इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ये मॉनिटरी पॉलिसी। भाई इंटरेस्ट रेट कौन डिफाइन करता है, RBI, हमारा सेंट्रल बैंक बताता है। और ये कौन सी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी। ये कोई वो थोड़ी ना है, फिजिकल पॉलिसी नहीं है, मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसको RBI करता है। ठीक है, तो 72 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। एक हो जाता है कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो को हमें डिफाइन करना। देखो मैं बताती हूँ, तो कैश डिपॉजिट मतलब लोगों के हाथ में कितना पैसा और कितना उन्होंने बैंकों में डिपॉजिट करा रखा, बस इतनी सी बात है। कैश डिपॉजिट मतलब कितना कैश है और कितना उन्होंने डिपॉजिट करा रखा बैंकों में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। बिल्कुल सही बात है, यही है कि कितना वो पब्लिक जो है अपने हाथ में रखती है पैसे को और कितना बैंक में डिपॉजिट करा देती है, उसी को बोलते हैं कैश डिपॉजिट रेशियो, उसी को बोलते हैं कैश डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। ये क्वेश्चन तो किसको नहीं आता होगा। ठीक है, इतनी बार न्यूज़ में आता है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना तो उसके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, JCPOA 1000 लाख बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किसके रिलेटेड है, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया ईरान अफगानिस्तान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, ईरान न्यूक्लियर डील, UN लेड इनिशिएटिव टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर हो जाता है बी, इंडिया ईरान सॉरी इसका आंसर हो जाता है सी, ईरान न्यूक्लियर डील से ये जो स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील से ये स्टेटमेंट रिलेटेड है। आपको पता होगा अभी जो JCPOA है इसको ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील भी कहा गया था। ये जो एग्रीमेंट था ये 2015 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, P5+1 के बीच में हुआ था। ठीक है, P5 मतलब जो परमानेंट 5 जिनके पास विटो पावर है। ठीक है, तो जैसे कि किस किस के पास है, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, UK हो गया, US हो गया, और इसमें जो +1 है वो हो जाता है जर्मनी। ठीक है, इन सब ने इनके साथ एग्रीमेंट किया था, P5+1 ने मिलकर JCPOA एग्रीमेंट। ठीक है, टुगेदर विद यूरोपियन यूनियन। समझ गए, तो बस यही है, यही था। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील है, USA ने इससे विड्रॉ कर लिया, तो अभी इनके बीच में से लड़ाई चल रही है। तो यही है JCPOA क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ 9th एडिशन ऑफ स्टेटस पेपर ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट। देखो कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसे होते हैं ना, ये जो है आपको का पता ही होना चाहिए कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट इज एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम डेप्ट है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्ट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर सम राइजिंग, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं।
जो ये एडिशन है, जो कोई रिपोर्ट्स होती है ना, वो रिपोर्ट्स के तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स ही आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है सी। 75 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 76 में। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज ऑफन सीन इन न्यूज़। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, और जितने भी इससे रिलेटेड टर्म थी मैंने सारी करवाई थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले लेक्चर्स जाके देखिए, उसमें हर एक टर्म करवाई हुई है, ठीक है। तो देख लेते हैं फॉरेस्ट राइट्स ऑफ शेड्यूल्स एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स, नेगोशिएशन अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर डब्ल्यूटीओ फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इसका आंसर हो जाता है सी। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स उनके लिए ही होता है, और ठीक है, उनके लिए होता है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए को जो डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं उसको बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी ये सिटी, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वो इसको बिल्कुल ही एफिशिएंट सिटी, एनर्जी एफिशिएंट सिटी बनाना चाहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नियोम सिटी। कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ठीक है। और टोटल जो ये सिटी है वो अल्टरनेटिव एनर्जी पे रन करेगी, ठीक है। टोटली जो रन करेगी ये वो होगी अल्टरनेटिव एनर्जी पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कितनी बार ये क्वेश्चन करा लिया, कितनी बार ही ये क्वेश्चन बुलाया कि हमारा जो है इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए, जो हम सामान या कुछ भी ले रहे हैं, सप्लाई साइड जो इशू है वो ज़्यादा होने चाहिए, तो कॉस्ट जो है उसका ज़्यादा होना चाहिए, तब इन्फ्लेशन बढ़े, ठीक है। और ठीक है, यही है। सबसे पहले इन्हेंसमेंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है? क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है अडॉप्शन ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी बाय आरबीआई। सबसे पहले क्या है, रीजंस बताने हैं, ठीक है। आरबीआई तो इसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के जो ये है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, सेंट्रल बैंक की, जिसमें हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं। इससे मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर होगा तो इससे क्या होगा? डिमांड इंक्रीज़ होगी ना इससे, तो ठीक है। अगर एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो लोगों के हाथ में पैसे चले जाएंगे, लोग मनी उनके हाथ में ज़्यादा चली जाएगी, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड पुश इन्फ्लेशन हुआ ना। वो क्या हुआ? डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। वो क्या हुआ? डिमांड पुश इन्फ्लेशन। थर्ड है ये तो रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। फर्स्ट सही होगी, फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है, जिसमें भी सेकंड है काट दो। अगर आपने सेकंड भी काट दी ना, आपका आंसर आ जाता है सी। इंक्रीज इन वेजेस ऑफ, अगर इम्प्लॉइज के वेजेस बढ़ जाते हैं तब भी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ ही जाता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी कि क्या क्या है, अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है, क्योंकि मैंने पहले समझा रखे हैं। अगर आप पहले वाले लेक्चर्स जाके देखोगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें आता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया द टर्म स्प्रेड डिस्क्राइब एज। टर्म स्प्रेड का मतलब क्या होता है? देखो, टर्म जो स्प्रेड है उसका मतलब होता है कि जो बैंक है उसने कितने इंटरेस्ट पे तो खुद लोन लिया और कितने पे अपने कस्टमर्स को दे रहा है, मतलब उधार पे कितने दे रहा है, उसको बोलते हैं स्प्रेड सिस्टम। मान लो उसने खुद लिया है 1% इंटरेस्ट रेट पे और दे रहा है 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो ये होगा स्प्रेड सिस्टम। 9% का जो होगा स्प्रेड सिस्टम, यही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्रेड सिस्टम। इट इज डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट बिटवीन द पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर्स एंड रेट चार्ज फ्रॉम दिट्स बोरोवर्स, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्प्रेड सिस्टम। इसी को बोलते हैं स्प्रेड सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 पे, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर अंडर द जीएसटी के अंदर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना, नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इट इज़ यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहली चीज़ ये जो है, ये एक बार मैं पहले भी करा चुकी हूँ, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। कौन इसको निकालता है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पहले भी हमारा हो चुका है, इसलिए इसके बारे में भी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट गुड्स एंड, देखो ये सर्विसेज के लिए नहीं होता, ओनली गुड्स के लिए होता है, पहली बात, ठीक है। केवल गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता है, इसलिए जो इसका नॉट करेक्ट, तो नॉट तो जो स्टेटमेंट जाएगी फर्स्ट हो जाएगी नॉट करेक्ट, फर्स्ट ही स्टेटमेंट होगी नॉट करेक्ट। अब और सारी चीज़ देख लेते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय डब्ल्यूसीओ, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। एचएसएन कोड इज मैंडेटरी टू बी मेंशन्ड इन जीएसटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। एचएसएन कोड जो है मैंडेटरी है जीएसटी इनवॉइसेस में मेंशन करना। फोर्थ है कि इंटरनेशनल लेवल पे इट फैसिलिटेट द यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए, सॉरी, जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ए, ठीक है। 80 का आंसर जो हो जाता है ए, ठीक है।
जीएसटी इनवॉइस में भी ये कंपलसरी होता है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इंडिया में उसका क्या यूज़ है, अगर कोई इंटरनेशनल इंडेक्स है उसका इंडिया में क्या है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें यूज़ होते हैं, इंडिया उसके लिए क्या कर रहा है, इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम कर रही है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पे, 81 का क्वेश्चन का आंसर के देखो क्या है। हार्ड करेंसी क्या होती है, हीटेड करेंसी क्या होती है, डियर मनी क्या होती है। ठीक है, डियर मनी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता ही होगा डियर मनी जो है चीप मनी के अपोजिट में आई थी। चीप मनी का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं डियर मनी। इट डिनोट्स ए कंपैरेटिवली हायर और कॉस्टलियर इंटरेस्ट रेट रेजिम। बिल्कुल सही बात है, जो महंगी मनी होती है उसको बोलते हैं डियर मनी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो थर्ड तो सही हो गया। ठीक है, 2 में ही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखनी बस। हार्ड करेंसी क्या होती है, इट इज इंटरनेशनल करेंसी इन विच द हाइएस्ट फेथ इज शोन एंड इज नीडेड बाई एवरी इकोनॉमी। सॉरी, यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसी करेंसी जिसका मैक्सिमम लोगों को जिसमें फेथ हो। ठीक है, और हर एक इकोनॉमी में वो चाहिए। जैसे कि अब आज के टाइम पे आप डॉलर मान लो। ठीक है, आज के टाइम पे तो आप डॉलर ही मान लो। ठीक है, सबको चाहिए। सेकंड है हीटेड, इट इज यूज टू डिनोट डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर इनफ प्रेशर ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं हीटेड मनी, जो गिरने वाली हो, जिसको लग रहा हो कि अब ये तो गिरेगी, इसको बोलते हैं हीटेड करेंसी। हार्ड करेंसी, डियर मनी। तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गई, रट लो इसको, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। कौन कौन सी क्या क्या होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो 82 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई, सेकंड है नाबार्ड और थर्ड है नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो इसका आंसर है 2 और 3, नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बोर्ड। आरबीआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बहुत सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से, जैसे कि आईडीबीआई, ठीक है, सिडबी, ठीक है, आईसीआईसीआई, ठीक है, आईएफसीआई, आईडीएफसी, ये सारे क्या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स के उस पर। ठीक है, सेकंड है सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब कौन कौन से हैं उसमें, जैसे कि एक्सिम बैंक, सबने नाम सुना होगा, एक्सिम बैंक, एचडीएफसी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, नाबार्ड, ये सारे किससे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक हैं। ठीक है, ये सारे सेक्टर स्पेसिफिक हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। कौन से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में कौन सा आता है, एलआईसी, जीआईसी एंड यूटीआई। ठीक है, ये आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद आता है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में कौन से आते हैं, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो है ये सारे किस में आ गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आगे कोई आंसर आता है तो आप बता देना कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आईडीबीआई, सिडबी, आईसीआईसी, ये सारे ही जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसमें आरबीआई नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई है वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग में इंगेज नहीं है। कोई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज़ नहीं किया गया, ना तो आरबीआई एक्ट में ना ही कंपनीज एक्ट में। ठीक है, आरबीआई के लिए तो आरबीआई नहीं है और ये दोनों हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, ये सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, कहीं नोटबुक में इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। विद रेफरेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि एनबीएफसी कैन बी रजिस्टर्ड आइदर विद सेबी और आरबीआई। सेकंड, इट कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, सबसे पहले ठीक है कि एनबीएफसी कैन बी रजिस्टर्ड आइदर विद सेबी और आरबीआई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये किस में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप या तो सेबी के साथ रजिस्टर करो या आरबीआई के साथ रजिस्टर करो। ठीक है, ये किसी न किसी के साथ रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और कुछ तो ऐसी हैं जो, कुछ ऐसी एनबीएफसी भी हैं सर्टेन कैटेगरी की एनबीएफसी जो कि जो इसके ड्यूअल रेगुलेशन से बचने के लिए सेबी और आरबीआई के वो किसी अदर रेगुलेटर्स के अंदर, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड हो गया, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज होगी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होगी, वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, मतलब एक ही के अंदर रजिस्टर है। इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है, ये बहुत सारी निधि कंपनीज होगी, कंपनीज एक्ट के अंदर हैं। तो ये है ड्यूअल रेगुलेशन वाले से बचने के लिए। जैसे चिट फंड कंपनी होगी, चिट फंड एक्ट के अंदर है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी, वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंदर है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया और या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी होगी, ये सारी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये है जो है, ये सेबी और आरबीआई के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, इट कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये चेक्स इशू नहीं कर सकती। एनबीएफसी जो है चेक्स नहीं कर सकती, और ये ना ही कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का भी पार्ट नहीं है, और इसमें तो आ गया कि ये भी नहीं है। ठीक है, और
ठीक है। और इनके लिए जो होता है ना कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो ये ट्रस्ट होता है ये गारंटी देता है, तो इस एनबीएफसी वालों को ये भी गारंटी नहीं मिलती है, एनबीएफसी वालों को ये भी गारंटी नहीं मिलती है। तो मैंने 3 स्टेटमेंट बता दिए कि ये इशू चेक इशू नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, और इंश्योरेंस के अंडर भी इनका नहीं है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में भी ये नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। ए पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इज आइदर लेफ्ट विदाउट वर्क, या तो वो बिना काम के बची हुई है, और इज वर्किंग इन ए रिडंडेंट मैनर सच दैट वर्कर प्रोडक्टिविटी इज एसेंशियली जीरो, या फिर ऐसे काम में लगी हुई है कि उनकी वर्कर प्रोडक्टिविटी जीरो है। शायद एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पहले में यही क्वेश्चन है कि उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो जीरो है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, सेकंड नेम। क्योंकि सबने जो पढ़ा होता है ना वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होता है, ये बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ए, ठीक है। 84 का आंसर हो जाता है ए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। विच ऑफ द टूल्स गिवन बिलो आर यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, देखिए इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, मनी को कम करना है, ठीक है, ये देखना है। और कौन किसको करना है, आरबीआई को, ये चीज़ देख लेते हैं अब हम, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कर सकता है? क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कर सकता है? बिल्कुल सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो सेल कर सकता है और मार्केट से जो मनी है उसको विड्रॉ कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। बैंक रेट, यस, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो जो मनी है वो भी बहुत सारे बैंकों में डिपॉजिट होने लग जाएगी, और तो बहुत सारी डिपॉजिट होगी तो उससे मनी कम हो जाएगी, उससे मार्केट से। थर्ड है रेपो एंड रिवर्स रेपो, यस, ये भी एक टूल है आरबीआई के पास। फोर्थ है इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, तो ये देखो क्या टैक्स बेस आरबीआई इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है? टैक्स बेस जो इंक्रीज करता है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी मीजर है, फिस्कल पॉलिसी मीजर है, ये मॉनिटरी पॉलिसी नहीं है। ये जो 3 है ये मॉनिटरी पॉलिसी मीजर है, ठीक है। ये मॉनिटरी पॉलिसी में ये फिस्कल पॉलिसी मीजर है, ये सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। टैक्स बेस बढ़ा देना, ये सब कर देना। तो 4th स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। तो आ जाते हैं 1st, 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 85 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। ए हाई लेवल ऑफ जीडीपी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ ग्रेटर वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। मतलब इसमें बताया गया कि हायर जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि सारे पर्सन जो भी उस कंट्री में सारे सुखी हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा रीजन हो सकता है इसके लिए? तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि जीडीपी का जो अमाउंट है वो कुछ ही हाथों में कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। इनइक्वालिटी बढ़ रही हो सोसाइटी में, कुछ तो बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये रीज़न हो सकता है कि सब खुश नहीं है हायर जीडीपी होने के कारण, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सेकंड है ग्रोथ ऑफ जीडीपी रिजल्ट इन द राइज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ग्रोथ ऑफ जीडीपी रिजल्ट इन राइज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ग्रोथ ऑफ जीडीपी जब होगी तो क्या डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज ही होगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो कुछ ही लोग जो हैं वो, इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो कुछ ही लोग जो अमीर होंगे, कुछ ही लोग डायरेक्ट टैक्सेस के उसमें आएंगे, बहुत सारे लोग तो गरीब हो जाएंगे, वो टैक्स ब्रैकेट में आएंगे ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है मेनी एक्टिविटीज इन इकोनॉमी आर नॉट इवेलुएटेड इन मॉनिटरी टर्म्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में इवेलुएट करते ही नहीं, जीडीपी में इवेलुएट करते ही नहीं है। बार्टर सिस्टम मान लो, ठीक है। फोर्थ है जीडीपी इनहेरेंटली डज नॉट टेक इनटू अकाउंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये भी बिल्कुल सही, हमारी कितनी मेहनत लगी वो पैसा कमाने में उसको तो देखते ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड को छोड़ के तीनों ठीक है, तो आंसर हो जाता है सी, 86 का आंसर हो जाता है सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर फाउंड इन लद्दाख रीजन। देखो लद्दाख में कौन कौन से लेक हैं, ठीक है, लद्दाख में कौन कौन से लेक हैं। सबसे पहले अभी तो पढ़ रहे होगे पेंगोंग सो लद्दाख में ही है। चंद्रताल लेक पता होना चाहिए आपको, हिमाचल में है। कहाँ पे है? चंद्रताल लेक हिमाचल में, सोकार लेक भी लद्दाख में, और शोमेरी लेक ये भी लद्दाख में। ये तीनों हैं सो, देखो याद रखो सो तीनों ही सो लेक जो है वो लद्दाख में। तो 1, 3 एंड 4, तो इसका जो आंसर हो जाता है सी। जो चंद्रताल लेक है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल में। हिमाचल में भी कहाँ? लाहौल स्पीति वैली में, ठीक है, लाहौल स्पीति वैली में। ये आ गया समझ में? अब देखो जो ये है ना सोकर लेक, इसको वाइट लेक भी बोलते हैं क्योंकि सोल्ट जो है सोल्ट वाटर लेक है, ठीक है। इसको वाइट लेक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सलाइन लेक है, ठीक है, सलाइन है। और कहाँ पे? ये रुपशू वैली में है, रुपशू वैली में ये, ठीक है। उसके बाद जो ये शोमेरी लेक है ये भी सोल्ट वाटर लेक है, सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। ये भी जो है शोमेरी, ये भी सलाइन वाटर लेक है, ठीक है। और जो ये पेंगोंग सो है ये है ब्रैकिश वाटर लेक। कौन सा? ये ब्रैकिश वाटर लेक, ये ब्रैकिश वाटर है, ये सलाइन है, और ये क्या है? ये भी सलाइन, ठीक है, ठीक है। आगे समझ में? सारे समझ में आगे? ये है जो ये हिमाचल में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? एनी अर्बन लोकल बॉडी ऑफ कंट्री कैन इश्यू बॉन्ड्स। सेकंड, दीज बॉन्ड्स कुड बी इशूड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ओनली। तो इसका स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सॉरी, तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, एनी अर्बन लोकल बॉडी ऑफ कंट्री कैन इश्यू सच बॉन्ड्स। तो सबसे पहली बात, सारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, वो इसको इशू नहीं कर सकती। इसके लिए भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, मतलब सेबी ने कुछ इसके लिए भी डिटेल्ड गाइडलाइंस है इनके लिए कि कौन सी अर्बन बॉडी वो कर सकती है। तो एनी अर्बन बॉडी नहीं, सेबी बताती है, ठीक है, सेबी बताती है कि कौन सी बॉडीज़ को वो करना है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो म्यूनसिपैलिटी है उसमें पिछले 3 साल में उसका नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि कोई भी डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी म्यूनसिपैलिटी है, प्रमोटर जो डायरेक्टर हैं, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए आरबीआई में, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कुछ कंडीशंस को मतलब करनी पड़ेंगी, तभी हो सकती है। कोई भी अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपल बॉडी इशू नहीं कर सकती है। सेकंड है, दिस बॉन्ड कुड बी इशूड ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी चीज़ भी नहीं, और भी सारी और भी कुछ चीज़ों में हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ और भी चीज़ों में होते हैं, ये नहीं है कि केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 88 का सी। 88 का आंसर हो जाता है सी, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 89 में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कर्व स्टेट्स दैट, फिलिप्स कर्व स्टेट्स दैट। फिलिप्स कर्व का मतलब क्या होता है? यहाँ है इन्फ्लेशन और यहाँ है एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिलिप्स कर्व ये बोलता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है, यही बोलता है, यही बोलता है। देखो, ये जो फिलिप्स कर्व ना होता है ऐसे, यहाँ पे होता है इन्फ्लेशन, यहाँ पे होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे होता है इन्फ्लेशन, यहाँ पे होता है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। बस ये मैंने थोड़ा समझाने के होता है कि एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में कैसे होता है, मतलब बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। 89 का आंसर हो जाता है ए, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे कि एक आता है कि हमारा वो स्टैगफ्लेशन में क्या हो जाता है। स्टैगफ्लेशन में जो फिलिप कर्व है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे कि इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये होता है स्टैगफ्लेशन में होता है, तो ये बस यही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या उसके बारे में सही है, ठीक है। सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड है, इट इनेबल्स द इंटाइटल्ड वोटर्स टू कास्ट देयर वोट यूजिंग ए इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड देयर कंस्टिट्यूंसी। ये तो आप सबको पता होगा कि ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इसके पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये जो है ये किसने बनाया, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, भारत नहीं, ये बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस सी डैक ने मिलकर, प्लस सी डैक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सबको पता होगा ना, सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। तो ये चीज़ याद रखना, पोस्टल बैलेट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2022 के भी यूपी के इलेक्शन भी आने वाले हैं, 2024 के भी आने वाले, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चीज़ें याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 90 का आंसर बी, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। इन्फ्लेशन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। Whereas CPI and WPI are based on limited basket of goods and services, GDP deflator reflects the prices of all domestically produced goods and services in the economy. Second, monthly changes in inflation can be best tracked with GDP deflator. देखो, एक चीज़ याद रखो, देखो आपको पता होगा कि मंथली चेंज जो है इन्फ्लेशन का, CPI WPI जो है वो मंथली एनालिसिस करते हैं, मंथली बेसिस पे इनकी रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, CPI और WPI की। लेकिन GDP डिफ्लेटर में ऐसा नहीं है, GDP डिफ्लेटर में ऐसा नहीं है। इसमें तो मंथली क्या, ईयरली क्वार्टरली निकलती है, इसकी जो है वो ईयरली और क्वार्टरली निकलती है, ठीक है। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है पहले ही, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट देख रखते हैं, CPI WPI बेस्ड ऑन लिमिटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड, देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केवल उन सामान को इंडेक्स में लेता है जो हाउस होल्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर जो हाउस होल्ड्स यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं, जो लोग कंज्यूम करते हैं उन्हीं को बस ये काउंटर में देता है। होलसेल जो होलसेल में चीज़ें बिकती हैं उन्हीं के लिए, लेकिन जो GDP डिफ्लेटर है वो जितने भी सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में उन सबको लेता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 91 का आंसर हो जाता है ए। ये याद रखना, GDP डिफ्लेटर इतनी बार आ चुका है, CPI इतनी बार आ चुका है, WPI इतनी बार आ चुका है कि पता नहीं कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। इफ द इकोनॉमी इज बूमिंग, अगर इकोनॉमी में बूम हो रहा है, काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड अमाउंट टू एन काउंटर साइक्लिकल अप्रोच टू फिस्कल पॉलिसी। देखो, दो अप्रोचेज होती हैं, ठीक है, दो अप्रोचेज होती हैं। अगर एक देखो, मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं नोट्स में लिखवा देती हूँ, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। सबसे
सबसे पहले अगर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है हमारी, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, इसमें अगर रिसेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसेशन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड स्लो होती है, ग्रोथ फॉल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज टैक्सेस, ठीक है, इंक्रीज एक्सपेंडिचर, ठीक है, इस इंक्रीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर यहाँ पे बूम पीरियड चल रहा है, अगर यहाँ पे बूम पीरियड चल रहा है तो इंक्रीज टैक्सेस और डिक्रीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी पे, ठीक है। प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, जब रिसेशन चल रहा हो, जब रिसेशन चल रहा हो तो जो टैक्स है उसको बढ़ा देंगे और स्पेंडिंग को या एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर बूम चल रहा हो, बूम चल रहा हो तो जो टैक्स है उसको कम कर देंगे और स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देंगे। तो ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, इस चीज़ को रट लेना, ठीक है, इस चीज़ को रट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ये वाली सही है, ठीक है। इसमें इफ़ द इकोनॉमी इज बूमिंग, इकोनॉमी बूम कर रही है, हमें काउंटर साइक्लिक अप्रोच के बारे में बताना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। देखो करे इंटरेस्ट रेट जो है ना वो फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता, पहले भी बताया है, कई बार बता लिया, मॉनिटरी पॉलिसी में आता है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता है, मॉनिटरी पॉलिसी में आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो पहले कर जाती है। देखो अगर आपको पता भी नहीं है ना, अगर आपको इतना भी नहीं पता ना कि ये दोनों में घटाना बढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो कि आपको फिस्कल पॉलिसी बतानी है। फिस्कल पॉलिसी में ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी में आता है। तो आपने मैंने बस थर्ड स्टेटमेंट कहा था, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये तो घटाने बढ़ाने की तो बात बताई नहीं, और जो बताया था आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है रिड्यूस करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और टैक्स को इंक्रीज कर देंगे जब बूम हो रही होगी और हमें काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी करनी है, ठीक है। प्रो साइक्लिकल काउंटर साइक्लिकल हो गया, बिल्कुल रट लेना उस चीज़ को, इस चीज़ को रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAPF CDS UPSC तीनों का ही फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू ए पीरियड ऑफ, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइम के बाद ये होता है, कैलकुलेट होता है। तो याद रखना ये 1 ईयर के बाद होता है। कितने के बाद होता है, 1 के बाद। ये यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है वीकली, एक होता है डेली, एक होता है मंथली, ठीक है, ऐसे होते हैं। मंथ ये होता है यूजुअल, यूजुअल मतलब पर ईयर का, ठीक है। मंथली, वीकली, डेली ऐसे वाले स्टेटस एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन डेवलपिंग, इन्फ्लेशन का क्या फायदा हो सकता है, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इट फेवर्स FPI इन मार्केट, क्या जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या FPI है, यस, फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो आएंगे ही। अगर इकोनॉमी बढ़ती दिखेगी तो हमारे जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते दिखेंगे। अगर स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते दिखेंगे तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बूम पे जाएगी, ठीक है। तो ये होएगा। सेकंड है इन्फ्लेशन कैन बी फेवरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यस ये तो होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल्स टू इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, 94 का स्टेटमेंट हो जाता है सही, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। विद रेफरेंस टू रिसेंट मर्जिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विद रेफरेंस टू रिसेंट मर्जिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंट मर्जिंग बैंक्स के बारे में जो होगा उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो अभी गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि हम बैंक्स को मर्ज कर रहे हैं। द डिसीजन टू मर्ज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ RBI, क्या जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो मर्ज कर रहा है RBI कर रहा है, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट अभी रूल्स लेके आई है ना, तो RBI कैसे कर रहा है, RBI को करना होता तो पहले कर देता, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में लो नहीं लाना होता ना मर्जिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड, इन ए मर्जर 2 और मोर बैंक्स आर मर्ज्ड टू फॉर्म ए न्यू एंटिटी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 और मोर बैंक को मर्ज तो किया जाएगा, लेकिन उसमें से जो एक बैंक होगा ना, जैसे कि एक बैंक होगा वो होगा एंकर बैंक, एक होगा एंकर बैंक और सेकंड होगा अमलगेटिंग बैंक, अमलगमेटिंग बैंक, मतलब ये बैंक इसमें मिलके इसी का नाम हो जाएगा। जैसे कि PNB हो गया मान ली, ठीक है, PNB हो गया, इसमें बहुत सारे बैंक को मर्ज करे तो उसका नाम PNB होगा सबका मिला के, ठीक है। कोई नई एंटिटी नहीं बनेगी, ठीक है, कोई नई एंटिटी नहीं बनेगी। 94 का आंसर होता है D हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव विल हेल्प टू इम्प्रूव फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन,
ठीक है। फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन में कौन सा इंक्रीज होगा, कौन सा इंप्रूव करेगा। सेटिंग अप ऑफ वन स्टॉप सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री, बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक ही जगह पे कोई स्टॉप सेंटर बना देते तो सारी फीमेल्स वहीं आएंगे, अपने क्वेरीज को पूछेंगे या फिर जो भी काम करेंगे, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी हेल्प करेगा उनके ज़्यादा, अगर कोई फीमेल अनस्किल्ड है तो वो पीएम मनरेगा मतलब मनरेगा में जाके अपना काम कर सकती है और कुछ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, वर्क में पार्टिसिपेशन कर सकती है। थर्ड है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड, यस, इसमें भी बहुत सारी वुमेन्स मिलकर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं, कुछ वुमेन मिलकर 10 to 20 वुमेन्स मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, अपने कुछ जो भी छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसेस होते हैं उनको इकट्ठा करती हैं और फिर उस पैसे को कहीं किसी बिजनेस में लगाती हैं। तो यस, इसमें भी वो जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उनके लिए। राष्ट्रीय महिला कोष, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं के लिए कुछ वो इकट्ठा कर दिया जाता है पैसा, जिसमें कि उन्हीं को लोन दिया जाता है राष्ट्रीय महिला कोष से, केवल और केवल महिलाओं को ही लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए, जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है ए, ठीक है। सारे ही जो है फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, वो बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हियर बाय एनी सिंगल इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट ग्रुप कैन नॉट एक्सीड्स 10% ऑफ द इक्विटी ऑफ एनी कंपनी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इक्विटी में 10% से ज़्यादा वो एक्सीड्स नहीं कर सकते। 10% से ज़्यादा अगर वो एक्सीड करेगी तो एफडीआई में गिनी जाएगी, ठीक है, तो वो एफडीआई में आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड में, दे कैन इन्वेस्ट इन बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, ये बिल्कुल गलत है, वो केवल और केवल लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट, क्या ये फोन कैपिटल, ये बिल्कुल सही बात है, जो कि है ये जो फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये कंट्री के कैपिटल अकाउंट में आती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और कल मैं बताऊंगी बीओपी में करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जो कल की जो वीडियो होगी 200-300 से जो फर्स्ट क्वेश्चन 201 से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बताऊंगी मैं बीओपी में कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैपिटल में आते हैं, कौन कौन से उसमें आते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, इट इज़ 1000-year-old traditional paper making technique called Monshugu or the paper of Monpa people. It is made using the bark of Shugu Shing Serb. For centuries, the paper has been used for religious scriptures, manuscripts, prayer flags, and sometimes as a part of flag poles and prayers wheels. To which of the following state or UT does the above described paper making techniques belongs to? तो ये किससे, तो याद रखना जो मोनपा पीपल हैं ये कहाँ रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ये शुगु शेंग शर्ब जो है इसका याद रखना इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। डाफने पेपरिका क्या है, ये शॉब है, ट्री है, क्या है, कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम याद रखना। मोनपा पीपल कहाँ है, ठीक है। और ये मोनशू क्या है, मोनशू एक पेपर मेकिंग, मोनशुगु क्या है, एक पेपर मेकिंग टेक्निक है। तो इसमें 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आपके, ठीक है, कौन से स्टेट में है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, रिसेंटली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कहाँ पे है। देखो जो ये है, ये जो पार्क है ये अभी सेटअप हुआ है कहाँ पे, बेंगलोर में। कहाँ पे सेटअप हुआ है ये अभी, बेंगलोर कर्नाटका में ये अभी सेटअप हुआ है। और इसको जो सीड फंडिंग दी गई है इसके लिए जो सीड फंडिंग दी गई है वो है 170 करोड़ के आसपास, ठीक है, 170 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसको सीड फंडिंग दी गई है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है ये, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। और इसमें जो भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, मोबिलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर, रिटेल, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस को सर्च करने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, विद रेफरेंस टू रिसेंटली इनिशिएटेड अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वेदर चेंजेस एंड डिजीज इंसिडेंस इन इंडिया, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्या तो कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो देखो सबसे पहली बात ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने निकाली है अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम, ठीक है। और ये इस चीज़ पे ही बेस है कि वेदर चेंजेस से कैसे डिजीज़ के इंसिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ याद रखना कि ये दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी और नॉन कम्युनिकेबल को भी बताएगी, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इंसिडेंस को भी ये बता सकती है, ठीक है। तो यही है कि ये बता सकती है और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो उसको निकालती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी वो भी होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया सी। तो इसका आंसर हो गया सी। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने फिर से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, आपने देखा होगा कि आपकी इसमें कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस और ज़्यादा देखने के लिए अभी हमारे 2 लेक्चर्स और भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप हमारी सीरीज से ऐसे जुड़े रहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी तो इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज देखिए। और हमारे पॉलिटी का भी सेक्शन चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बस शायद एक ही लेक्चर बचा है, कंप्लीट करवा चुके हैं उसको भी। और उसमें भी हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, ठीक है। और हमने ये जो नया इनिशिएटिव है आरंभ,
जिसका नाम रखा है, इसको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद एनालिसिस प्रोवाइड की जा रही है। तो आप हमारे इनिशिएटिव से इसी तरह से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर इन्वायरमेंट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो मैं फिर से ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देन उसकी टेस्ट सीरीज ऐसे ही लेके आएंगे उसके लिए। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया, इतनी देर आपने पेशेंटली मेरे को सुन लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो आए आप तभी देखो। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कोई वीडियो आती है ना, अगर हम उसी टाइम देख लेते हैं तो हम उस वीडियो को उसी टाइम खत्म कर लेते हैं। अगर नहीं देख पाते ना उसको उस टाइम, तो फिर वो छुट्टी जाती है। ठीक है, तो आप बेल आइकन प्रेस करो और उस वीडियो को उसी टाइम देखो। और एक बार ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और उसके बाद ये हमारी सीरीज़ को देखने के बाद इकोनॉमी की बुक उठाओ और फिर देखो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गलत कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।